हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अरावली पाठशाला पर। मैं पंकज माली आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। चैप्टर चल रहा था अपना जैव परक्रम और उसमें हमने कल पढ़ा था अमीबा और पेरामीशियम में किस प्रकार से पाचन की क्रिया होती है। आज हम पढ़ेंगे मानव पाचन तंत्र को, जिसमें हमको समझना है कि किस प्रकार से मानव पाचन तंत्र में किस प्रकार से जटिल भोज्य पदार्थ है उनको सरल भोज्य पदार्थों में बदला जाता है और शरीर का उसके द्वारा अवशोषण किया जाता है और किस किस अंग का क्या क्या कार्य है वो अपन अच्छे से समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं मानव पाचन तंत्र को। अब पाचन क्या होता है? सामान्य पाचन क्या होता है कि जो जटिल खाद्य पदार्थ होते हैं, जटिल खाद्य पदार्थ कौन से कि अपन जब खाना खाते हैं उससे हमको क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, ठीक है, जल और विटामिन वगैरह। तो हमने पढ़ा था किसमें से पचाने की जरूरत सिर्फ किसकी होती है? कार्बोहाइड्रेट को, फिर वसा को और प्रोटीन को। तो जो जटिल भोज्य पदार्थ क्या होते हैं? जटिल भोज्य पदार्थ। इन जटिल भोज्य पदार्थों को क्या करना है? सरल भोज्य पदार्थों में बदलना। सरल भोज्य पदार्थ क्या? जिसको शरीर क्या करे? अवशोषित कर सके। हमारा जो शरीर है वो जैसे कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट का सरल रूप क्या होता है? ग्लूकोज। तो हमारा शरीर ग्लूकोज के रूप में उसको क्या करता है? ग्रहण करता है, ना कि कार्बोहाइड्रेट के रूप में। तो कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में जो बदलने का काम है वही होता है पाचन। तो जटिल भोज्य पदार्थों को कौन सी क्रिया द्वारा? पाचन की क्रिया द्वारा। किसके द्वारा? पाचन की क्रिया द्वारा। किसमें बदला जाता है? सरल भोज्य पदार्थों में। तो पाचन क्या है कि जटिल भोज्य पदार्थों को सरल भोज्य पदार्थ में बदलने की क्रिया ही क्या कहलाती है? पाचन कहलाती है। सब में पाचन का अलग अलग तरीका होता है और मानव में इसके लिए एक सुव्यवस्थित तंत्र है जिसको बोलते हैं पाचन तंत्र। और तंत्र क्या होता है? मैंने आपको बताया था, बहुत सारे अंग आपस में मिलकर किसका निर्माण करते हैं? तंत्र का निर्माण करते हैं। तो ये हो गया पाचन। अब देखो हमारे पास कितने? तीन जटिल भोज्य पदार्थ थे। कौन कौन से? पहला है कार्बोहाइड्रेट। क्या है? कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट जब सरल भोज्य पदार्थ में बदलता है तब बनता है इसका ग्लूकोज। क्या है? ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला आपको सबको याद होगा, C6H12O6। अब ये जो कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज में बदलने का काम है ये भिन्न भिन्न प्रकार के एंजाइमों के माध्यम से होता है। तो मैक्सिमम जो कार्बोहाइड्रेट है उसको ग्लूकोज में बदलने का काम है वो अपने यहाँ पर, ये नाम वगैरह आप याद रखना, मैं आपको ऊपर से बता रहा हूं कि कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज में बदलने वो है एमाइलेज। इसमें आपको ये याद रखना है, एमाइलेज एंजाइम। एंजाइम क्या करते हैं कि ये एंजाइम क्या होते हैं? ये एक जैव उत्प्रेरक होते हैं। जिस प्रकार से अपन अभिक्रिया में उत्प्रेरक पढ़ते थे उसी प्रकार जो जैव उत्प्रेरक है ये क्या करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज में बदलने का काम कौन करता है? एमाइलेज एंजाइम। ठीक है। अब है दूसरा, तो कार्बोहाइड्रेट जब सरल भोज्य पदार्थों में बदलेगा तो क्या बनाएगा? ग्लूकोज बनाएगा। क्या बनाएगा? ग्लूकोज बनाएगा। अब है दूसरे नंबर पर, दूसरे नंबर पर था अपना प्रोटीन। क्या था? प्रोटीन। अब इस प्रोटीन को क्या करना है? प्रोटीन जब सरल भोज्य पदार्थों में बदलेगा, ये क्या है? जटिल भोज्य पदार्थ। अब ये प्रोटीन सरल भोज्य पदार्थ में बनाएगा तब बनाएगा अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल जब प्रोटीन होता है वो सरल भोज्य पदार्थ में बदलता है तो हमारा शरीर है उसको एमिनो अम्ल के रूप में एक्सेप्ट करता है। जो महत्वपूर्ण आवश्यक एमिनो अम्ल, कुछ कुछ एमिनो अम्ल हमारा शरीर बनाता है, कुछ एमिनो अम्ल होता है वो बाहर से अपन लेते हैं। तो इसके आधार पर आवश्यक और अनावश्यक अमीनो एसिड होते हैं, वो आपको आगे की कक्षा में पढ़ने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पर सिर्फ आपको ये सीखना है कि जो प्रोटीन है वो सरल भोज्य पदार्थों में किसके रूप में आता है? एमिनो अम्ल के रूप में। अब तीसरा चीज है वसा। क्या है? वसा या फैट। अब ये जो वसा है वह सरल भोज्य पदार्थों में बदलेगी। तब क्या क्या चीजें आएगी इससे? एक तो आएगा वसीय अम्ल, एक है वसीय अम्ल, और साथ में इसके बनता है ग्लिसरॉल। ठीक है।
ये चीजें बनती है, ठीक है। कौन कौन सी? वसी अम्ल और ग्लिसरॉल। अब आपको पूछे कि कार्बोहाइड्रेट है वो सरल भोज्य पदार्थ में बदलकर पाचन के बाद क्या बनाता है? ग्लूकोज। प्रोटीन से अमीनो अम्ल, वसा से वसी अम्ल प्लस ग्लिसरॉल बनता है, और यही क्रिया क्या है? पाचन। अब हमको पूरे पाचन प्रोसेस में क्या करना है कि जो भोज्य पदार्थ है, जटिल भोज्य पदार्थ, उनको क्या करना है? सरल भोज्य पदार्थों में बदलना है, और तभी क्या हो जाएगा? पाचन की प्रक्रिया पूरे जो हमारा पाचन तंत्र है उसमें अपन जब मुख से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा लेंगे और उसको अंत तक पहुंचाकर किसमें बदलना है? ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, वसी अम्ल और ग्लिसरॉल, और इनको क्या करेगा? हमारी जो कोशिका है उसको अवशोषित करेगी, ठीक है। तो ये हो गया पूरा प्रोसेस, ये जो कहलाएगा वही क्या कहलाएगा? पाचन कहलाएगा। तो अब आपको पूछे कि पाचन क्या है, तो आपको सीधा बनाए जटिल खाद्य भोज्य पदार्थों को सरल भोज्य पदार्थों में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है? पाचन कहलाती है। इसके लिए मानव में एक सुव्यवस्थित तंत्र होता है जिसको पाचन तंत्र कहते हैं। क्या होता है पाचन तंत्र? समझ में आ गया। अब है पाचन तंत्र में क्या होता है कि पाचन में किसका पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, प्रोटीन को अमीनो अम्ल में तथा वसा को वसी अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदला जाता है। अब इसके लिए हमारे पूरा पाचन तंत्र दिया हुआ, इसमें कौन कौन से अंग है उनको अपन एक एक चीज से पढ़ेंगे, किस प्रकार से ये कार्बोहाइड्रेट ये सारी चीजें जटिल भोज्य पदार्थ सरल भोज्य पदार्थों में किस प्रकार से बदलती है। चलो अब आते हैं सबसे पहले अपना ये पाचन तंत्र। हमारे अंदर भगवान ने पूरा एक सिस्टमेटिक, हमारे करोड़ों का शरीर है, इतना सिस्टमेटिक तरीके से भगवान ने बनाया कि इसमें से एक भी चीज गायब हो जाए तो आपके जीवन का कोई अर्थ नहीं रहेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखो, सबसे पहले अपन खाना खाते हैं। खाना कहाँ से खाएंगे? मुंह से भोजन को ग्रहण करते हैं। तो मानव में हमने क्या पढ़ा था? मानव क्या है? प्राणी संभोजी है। क्या है? संभोजी। यह भोजन का मुख के अंदर अंतग्रहण करता है। अब जब अपन खाना खाते हैं तो सबसे पहला इसमें चीज होती है अंतग्रहण। क्या है? अंतग्रहण मतलब खाने को अपने शरीर के अंदर ग्रहण करना, और यह अंतग्रहण की क्रिया सबसे पहले कहां पर आती है? मुख में, ठीक है। अब सबसे पहले आ गई जीवा। जब अपन खाना खाएंगे तो यहां पर जो पहला अपना पाचन तंत्र है उसमें शुरुआत होती है मुख से, और मुख में दो चीजें, कौन कौन सी? सबसे पहली है जीवा, पहली चीज है जीवा या जीभ, और दूसरा चीज है मुख, और उसमें साथ में क्या है? दांत। क्या है? दांत। अब इन दोनों का अपना अपना काम है। अब ये क्या क्या करते हैं? वो सबसे पहले आप देखोगे जीवा को, तो हमारी जीभ है, ये सबसे पहले भोजन को क्या करती है? यह भोजन को अपने अंदर घुमाती है, भोजन को मथने का काम करती है। साथ ही साथ है दांत। अब दांत क्या काम करेंगे कि दांत हमारे हैं, यह भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बदलने का काम करते हैं। अपन बाहर से भोजन पदार्थ खाते हैं तो दांत है उनको छोटे छोटे टुकड़ों में बदलेगा। अब इन छोटे छोटे टुकड़ों में बदलने से फायदा क्या है कि ये तो ये अपना बड़ा टुकड़ा है, हमने उत्प्रेरक में पढ़ा था कि जो एंजाइम होते हैं वो हमेशा कहां पर? उसकी पृष्ठ पर क्या करते हैं? अभिक्रिया करते हैं। अब ये मान लो एंजाइम है, हमारे मुख के अंदर एंजाइम होता है, कौन सा? एक एंजाइम मैं आपको आगे बताऊंगा, एमाइलेज एंजाइम, ठीक है। अब ये आगे हमने खाया यहाँ पर, अब यहाँ पर एंजाइम सिर्फ यहाँ पर क्रिया कर सकते इतनी एरिया पर, ठीक है। लेकिन हमने क्या इस भोजन के दांत के द्वारा इसको चबा के छोटे छोटे टुकड़ों में बदल दिया, ठीक है। अब इससे फायदा क्या हुआ कि जो एंजाइम है उनको क्रिया करने के लिए पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा मिल गया, और जो भोजन है उसका अच्छे से पाचन हो जाएगा। जो एंजाइम है वो उस पर अच्छे से क्रिया कर सकते हैं। तो दांत का क्या फायदा हुआ कि दांत ने क्या किया? भोजन पदार्थों को छोटे छोटे टुकड़ों में बदल दिया, और इन छोटे छोटे टुकड़ों में बदलने से क्या हुआ कि भोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ गया, जिससे एंजाइम है वो आसानी से क्रिया कर सकते हैं। आगे समझ में? पहला काम। अब जीभ है, अब आ गया दूसरे अंदर मुख गुहा। हमारा जो मुख है उसके अंदर बाद में अपन इसको वीडियो से और 3D चित्र है उससे भी आसान समझेंगे अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले जीभ और दांत। जीभ का काम क्या है? भोजन को मथना, ठीक है। अब जीभ, मुख, गुहा हमारा मुख का अंदर का भाग है। यहाँ पर क्या होती है? लार ग्रंथियां। क्या होती है? लार ग्रंथियां होती है। यहाँ पर क्या होती है? लार ग्रंथि। अब जब आप खाना खाते हो तब क्या आता है? उसके अंदर लार मिलती जाती है। अब आप देखना किसी खाने को आप देखते हैं तो भी मुंह में क्या आ जाती है? लार आ जाती है। अब ये लार कहां से आती है कि हमारे मुख के अंदर 3 ग्रंथियां है, 3 लार ग्रंथियां होती है, उनमें से लार निकलती है, या जिसको लाला रस भी कहते हैं। आपके अंदर क्या है? लाला रस या लार, ठीक है। इन लार ग्रंथियों से क्या निकलती है? लार निकलती है। एक बार पूरा अपन समझ लेते हैं, बाद में एक एक चीज लिखते हैं, ठीक है। लार ग्रंथियों में से लार निकलती है। अब ये लार क्या काम करेगी? लार है
यह इस लार के अंदर एक एंजाइम होता है और इस एंजाइम को आपको अच्छे से याद रखना है। इस लार के अंदर एंजाइम होता है कौन सा? एमाइलेज। क्या होता है? एमाइलेज एंजाइम होता है। ठीक है, एमाइलेज एंजाइम होता है और यह एमाइलेज एंजाइम क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। क्या करता है? मैंने आपको यहां पर बताया था, देखो ये एमाइलेज क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट को सरल, कार्बोहाइड्रेट क्या जटिल भोज्य पदार्थ, उसको सीधा कहां पर बदल देता है? ग्लूकोज में बदल देता है। तो क्या हो गया? एमाइलेज है वो क्या कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलने का काम करता है। तो यहां पर जो है एमाइलेज एंजाइम है, यह क्या करेगा? कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलेगा। तो यहां पर कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहां, आपको कोई पूछे कि हमारे पाचन तंत्र में कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहां से शुरू हो जाता है, तो सबसे पहले क्या है? मुख के अंदर। हमारे मुख के अंदर ही क्या हो जाता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन होना शुरू हो जाता है। कहां से? लार के द्वारा, लार ग्रंथि, जिसमें क्या होता है? एमाइलेज एंजाइम होता है। नाम भूल जाओ, एमाइलेज। तो ये आप सोच लो, एक छोटा सा बच्चा है, वो क्या कर रहा है? रो रहा है। अब वो रो रहा है, मम्मी उसको, हम क्या पढ़ रहे हैं? पाचन तंत्र। मम्मी उसको खाना खिला रही है, लेकिन वो खाना नहीं खा रहा है। ले आजकल के बच्चे क्या खाते हैं? लेज खाते हैं। लेज जो चिप्स के पैकेट आते हैं वो खाते हैं। ठीक है, तो जैसे ही उसने बोला कि माँ मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं मुख से सिर्फ क्या लूंगा? मुख से ए माई, मैं क्या खाऊंगा? लेस खाऊंगा। क्या खाऊंगा? लेस। तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि बच्चा रो रहा है मुंह के अंदर, तो ए माई लेस खाएगा। क्या खाएगा? वो लेस खाएगा। मम्मी से बोलेगा ए माई लेस दे दे। ठीक है, तो यहां पर आपको प्रश्न क्या क्या बनते हैं? अब अपन एक एक लिखते जाते हैं। सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा था? ठीक है, अपन यहां से लिखते हैं। पहला, पहला है दांत। क्या है? दांत। काम क्या करता है दांत? इसके काम यहां पर साइड में लिखते अपन। क्या काम करेगा? चबाना। ठीक है, चबाने से क्या होगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ेगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि। वृद्धि। एंजाइम क्रिया आसान। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, एंजाइम क्रिया आसान। कुछ भी चीज नहीं छूटेगी आपके। ठीक है, दांत हो गया पूरा, दांत का काम। अब दांत के बाद अपन किसको लेंगे? जीभ को। किसको लेंगे? जीभ को। ठीक है, जीभ में क्या है? जीभ क्या काम करती है? भोजन को मथना। दूसरे पेन में लिख देते इसको। क्या काम करती है? मथना। ठीक है, और लार को मिलाना। ये आ गया दांत। अब है यहीं पर साथ में अपन लिख देते हैं लार ग्रंथियां। ठीक है, ये मुख के अंदर ही काम काज हो रहा है सब। यह है लार ग्रंथि। ठीक है, मुख के अंदर होती है लार ग्रंथि। अब यहां पर आप लिखो कि लार ग्रंथि में क्या होती है? लार ग्रंथियों से निकलती है लार। और इसके अंदर कौन सा एंजाइम होता है? क्या होता है? एमाइलेज एंजाइम। एमाइलेज। एमाइलेज का काम क्या होता है? एमाइलेज का काम आप लिख दो यहां पर, कार्बोहाइड्रेट है, उसको किस क्या बना रहा है? ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बना रहा है। तो यहां तक आपने पाचन तंत्र पढ़ा कि हमारे पाचन तंत्र की शुरुआत मुख गुहा में होती है। सबसे पहले है दांत। दांत भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में करने का काम करते हैं, चबाते हैं, जिससे पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि होती है, एंजाइम क्रिया आसान हो जाती है। फिर आती है जीभ। जीभ क्या करते हैं? भोजन में लार मिक्स करने का काम करती है, मतने का काम करती है। फिर होती है लार ग्रंथियां। लार ग्रंथियों में लार होती है। लार में एमाइलेज एंजाइम होता है। कौन सा एंजाइम होता है? एमाइलेज एंजाइम होता है, जो क्या करता है? जो कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलने का काम करता है। अब सारा कार्बोहाइड्रेट है वो यहाँ पर ग्लूकोज में नहीं बदलता, आगे भी आगे अंग है वो भी इसका पाचन करते हैं। तो यहां तक तो आपको पाचन तंत्र समझ में आ गया होगा। तो अभी तक अपने कितना पाचन तंत्र पढ़ा? ये जो भाग है, यहां तक का पाचन तंत्र हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब बढ़ते आगे। अब ये देखो,
यहाँ पर पाचन तंत्र जा रहे हैं। अब ये जो पाचन तंत्र आगे में अपने आगे यहाँ पर गले वाला भाग, अब यहाँ पर जब अपन श्वसन तंत्र पढ़ेंगे वहां पर देखना कि यहाँ पर अपने होता है युगला। क्या होता है? युगला। ये यहाँ पर एक अंग होता है जिसको बोलते हैं युगला। अब युगला क्या होता है? आप देखोगे कि अपने गले के अंदर ये घंटी सी लटक रही है। ये घंटी क्या करती है कि एक तो अपनी ये श्वास नली है, यहां से मुख वाला भाग हो रहा है, ये आगे जाके दो नलियों में बढ़ जाता है। एक होती है अपनी श्वसन नलिका और एक जाती है अपनी पाचन तंत्र में, जो इसको बोलते हैं आहार नलिका या इसोफेगस बोलते हैं, ठीक है, या ग्रशिका बोलते हैं इसको। तो ये जो ग्रशिका है, इसको एक तो ग्रशिका और एक श्वास नलिका, दो भागों में बढ़ जाती है। अब श्वास नलिका जब अपन खाना खाते हैं तब क्या होता है, जब आप देखना कि जब आप थूक को निगलते हो या खाने को निगलते हो तब आप सांस नहीं ले सकते। ट्राई करके देख लेना, ठीक है। जैसे ही अपन सांस लेंगे, ठीक है, और जब भोजन को निगलते हैं तो ये युगला है या अपने गले के अंदर ये घंटी है, वो क्या करती है, श्वास नलिका को बंद कर देती है, जिससे क्या होगा कि भोजन है वो अपने कभी फेफड़ों में, श्वास नली में नहीं जाता। कभी कभी आप देखना खाना खाते समय बात करते हो तब ये अपना युगला कंफ्यूज हो जाता है और सीधा भोजन कहां पर चला जाता है, श्वास नलिका में। फिर अपन को खांसी आती है और भोजन बाहर निकल जाता है। तो इसलिए आपको ये युगला भी याद रखना है। ये आपके अंदर दिया हुआ नहीं है, लेकिन आपको युगला याद रखना है। क्या है? गले में लग रही घंटी। श्वास नलिका पढ़ेंगे अपन तब उसमें आएगा कि श्वास नलिका और आहार ग्रशिका और श्वास नलिका को अलग अलग कौन करता है? युगला, ठीक है। अब ये जो आप नलिका देख रहे हो, ये जो नलिका देख रहे हो ये, ठीक है, अब इसको बोलते हैं ग्रशिका। क्या बोलते हैं? ग्रशिका, ठीक है, या फिर बोलते हैं इसको ईसोफेगस। क्या बोलते हैं? ईसोफेगस। अब इसका काम क्या है? अब यहां पर भोजन का पाचन नहीं होता है, लेकिन इसका काम क्या है? अब आपने यहां पर भोजन निगल लिया, अब भोजन को कहां पर पहुंचाना है? आमाशय के अंदर। इसके नीचे अंग आएगा आमाशय। भोजन को आमाशय के पेट के अंदर पहुंचाना है। अब ये नलिका लंबी नलिका होती है। अब ये क्या करेगा कि भोजन को पहुंचाना, तब सीधा तो ऐसे जाएगा नहीं, लेकिन क्या करेगा कि इसके अंदर एक गति होती है जिसको बोलते हैं कर्माकुंचन गति। क्या नाम है? कर्माकुंचन गति। कर्माकुंचन गति। देखो कर्माकुंचन गति किस प्रकार से होती है कि जब जैसे आपके पास कोई भी पाइप है, ठीक है, अब पाइप में कुछ फंसा हुआ है, ठीक है, तो आप उसको पीछे से ऐसे ऐसे दबाते हो तो आगे से क्या, जो भी अंदर फंसा हुआ वो बाहर निकल जाता है। कर्माकुंचन कैसे? जैसे यहां से दबेगी, फिर है, ठीक, यहां से फिर खुल जाएगी, यहां से दबेगी, फिर ऐसे यहां से दबेगी, यहां से दबेगी, यहां से दबेगी, यहां से दबेगी। अब इस दबने से क्या है कि यहां पर अपना जो खाना है वो इस कर्माकुंचन गति के माध्यम से क्या होगा कि खाना है वो आगे बढ़ेगा और कहां से आ जाएगा? मुख से कहां पर आएगा? आमाशय में आएगा। और यही सिर्फ ईसोफेगस या ग्रशिका का काम है। तो हमने पढ़ा किसको? दांत, जीवा, दांत पढ़ लिया, मुख गुहा में आ गया, लार मिल गई इसके अंदर, फिर आ गई ग्रशिका या ईसोफेगस। अब लिखते हैं अपन इसको, यहां पर अपन आ जाते, लार ग्रंथियां होगी। अब इसके आगे अपन किसको पढ़ेंगे? ग्रशिका, ठीक है। अब लार वाला ये मुख के अंदर ही आप भाग ले लेना, ठीक है। अब आ गई यहां पर ग्रशिका, या फिर इसका दूसरा नाम है ईसोफेगस। अब इसके काम के अंदर आपको लिखना है क्या? क्या लिखेंगे इसके अंदर कि यह क्या करती है? कर्माकुंचन गति। क्या करती है? ये जो मैं वर्ड लिख रहा हूं ये आपको जरूर आंसर लिखते टाइम लिखने हैं, कर्माकुंचन गति, ठीक है। साथ में दूसरा काम क्या करती है कि मुख गुहा को आमाशय से जोड़ना, मुख गुहा को आमाशय से, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो कि भोजन को मुख गुहा से आमाशय तक लेके जाने का काम कौन करता है? ये ग्रशिका या ईसोफेगस करती है, ठीक है। ईसोफेगस में क्या याद रखना है कि ईसोफेगस है वह भोजन को मुख गुहा से या मुख से आमाशय तक ले जाने का काम करती है, और यह इसमें कर्माकुंचन गति होती है जिसके माध्यम से यह भोजन आगे पहुंचाती है। अब इसमें पाचन की कोई क्रिया नहीं होती। अगर आपको पूछे, ऑप्शन दे दे कि निम्न में से पाचन की क्रिया कहां पर नहीं होती है, और जहां पर ऑप्शन आ जाए ग्रशिका या ईसोफेगस, तो वहां पर आपको उसका आंसर क्या होगा कि ग्रशिका तथा ईसोफेगस में भोजन का पाचन नहीं होता है, ठीक। तो अब आ जाते हैं अपने पाचन तंत्र के चित्र पर। यहां तक अपना पाचन तंत्र हमने पढ़ लिया। ये जो ऊपर वाला भाग है पाचन तंत्र का, ये हमने पढ़ लिया। अब ये जो सारे भाग दिख रहे हैं, ये आपको दिख रही है डायफ्राम है, ठीक है। तो ये डायफ्राम अपने फेफड़ों के नीचे जो डायफ्राम वाला भाग है ये अपन श्वसन तंत्र पढ़ेंगे, उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहां से ईसोफेगस आ गई, यहां पर
इसोफेगस से होते हुए खाना आ गया आमाशय में। ये यहाँ पर जो आपको ये थैलेनुमा संरचना आपको दिख रहा है, ये जो थैलेनुमा संरचना आपको दिख रही है, ये है अपना आमाशय। क्या है? आमाशय। अब आमाशय क्या है? ये आमाशय एक थैलेनुमा संरचना है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जैसे ही इसमें खाना आएगा, अब इसके अंदर से तीन चीजें निकलती है। कौन कौन सी तीन चीजें निकलती है? इसको साफ कर देता हूं, सॉरी। इसके अंदर से तीन चीजें निकलती हैं। कौन कौन सी? अब ये जो आमाशय वाला भाग है, इस आमाशय में भोजन का प्रोटीन का पाचन कहां से शुरू होता है? तो आमाशय में। तो यहां पर देखो, एक तो होगा कार्बोहाइड्रेट का पाचन। आमाशय में किसका पाचन होगा? कार्बोहाइड्रेट का। अब मुझको ये लिखने की जरूरत नहीं है कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन होगा तो क्या होगा। ठीक है, सीधा आपको पता है कार्बोहाइड्रेट पाचन से ग्लूकोज बनेगा। ठीक है, और दूसरा है प्रोटीन का पाचन होता है। किसका पाचन होगा? प्रोटीन का पाचन होता है। दो चीजों का पाचन होगा। वसा का पाचन यहां पर नहीं होता है, वसा का पाचन यहां पर नहीं होता है। वसा का पाचन और आगे बढ़ेगा तब होगा। ठीक है, अब यहां पर देखो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का पाचन होता है। अब किस प्रकार से होता है वो देखते हैं। अब ये जो हमारा आमाशय है, इस आमाशय में से तीन चीजें निकलती हैं। कहां से तीन चीजें निकलती है वो अपन देखते हैं। पहला है, इसके अंदर से एक, ये आपको याद रखना है, HCl अम्ल, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, इसका पीएच क्या होता है? 2 से भी 0 बहुत कम होता है, जिसके कारण क्या है, ये बहुत ही ज्यादा एसिडिक होता है। और यह भोजन को कौन सा माध्यम प्रदान करता है? अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। ठीक है, अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। अब आपको पूछे कि आमाशय में भोजन कौन से माध्यम में, क्षारीय माध्यम में पचता है या अम्लीय माध्यम में, तो आपको लिखना है अम्लीय माध्यम। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या होती है? जठर ग्रंथियां। क्या होती है? जठर ग्रंथियां। इस जठर ग्रंथियों में से तो निकलता है क्या, सॉरी ये थोड़ा मिक्स हो गया, मैं इसको प्रोटीन और इसको हटा देता हूं यहां से। ठीक है, और जठर ग्रंथियां वहां से तो निकलता है, वहां से तो निकलता है HCl अम्ल। ठीक है, अब और साथ में एक निकलता है पेप्सिन। अब पेप्सिन क्या है? एंजाइम है। क्या है? पेप्सिन एंजाइम। जिस प्रकार अपने एमएलएस एंजाइम पढ़ा, उसी प्रकार पेप्सिन है वो क्या है? एंजाइम है। ठीक है, और उसके बाद में जो आमाशय की ये जो भित्तियां है, आमाशय की जो भित्तियां है, वहां पर जो आमाशय की श्लेष्मा ग्रंथियां, यहां से श्लेष्मा निकलता है। श्लेष्मा क्या? लसलसा पदार्थ। जिस प्रकार से अपने लार के अंदर लसलसा पदार्थ होता है, उसको बोलते हैं श्लेष्मा। अब इन सबका अपना अपना काम है। ठीक है, वो अपन पढ़ते हैं। देखो, इसोफेगस से खाना कहां पर आ गया? खाना आ गया अपना आमाशय के अंदर। आमाशय क्या है आपको पूछे तो आमाशय एक थैलेनुमा संरचना है, जिसके अंदर क्या होती है? जठर ग्रंथियां। क्या होती है? जठर ग्रंथियां। इन जठर ग्रंथियों में से दो चीजें निकलती है, एक तो HCl अम्ल और पेप्सिन। HCl अम्ल क्या करता है कि भोजन को क्या करता है? सड़ाने का काम करता है, अम्लीय माध्यम प्रदान करता है और भोजन को पूरा क्या कर देता है? 2 से 3 घंटे आमाशय में भोजन पड़ा रहता है, भोजन को अच्छी तरह से सड़ा देता है पूरा। ठीक है, और अम्लीय माध्यम प्रदान करने का काम करता है। अब दूसरी चीज है इसमें पेप्सिन एंजाइम। पेप्सिन एंजाइम क्या करता है? यह प्रोटीन का पाचन करता है। किसका? प्रोटीन का। और प्रोटीन का पाचन होगा तो क्या बनेगा? एमिनो अम्ल। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया, प्लस एमिनो अम्ल में बदलेगा। और ये क्या होगा? एंजाइम कौन सा होगा? पेप्सिन। अब ये आपको पूछते, आपको दे देगा प्रोटीन, दे देगा डैश, दे देगा साइड में एमिनो अम्ल, ऊपर दे देगा क्या, तो आपको लिखना है पेप्सिन। एंजाइम कौन सा है? पेप्सिन एंजाइम है। एक और एंजाइम आएगा छोटी हाथ में, उसका नाम अलग होगा, ट्रिप्सिन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिखना है पेप्सिन। भूल जाओ तो ऐसे याद रखना कि आमाशय क्या है? थैलेनुमा, यहाँ पर पाइप जैसा दिख रहा है। ठीक है, थैलेनुमा संरचना है। ठीक है, वहां पर प्रोटीन का पाचन होता है, प्रोटीन से पेप्सिन। ठीक है, याद रखना। अब ये श्लेष्मा ग्रंथि, इनका क्या काम है? इससे निकले है श्लेष्मा। अब इसका क्या काम है? जब हमारी आमाशय है, अब आमाशय में से HCl अम्ल निकलता है, लेकिन आप बाहर से जो बहुत अनावश्यक चीजें खा लेते हो, तब HCl की जब प्रोडक्शन ज्यादा हो जाती है, HCl ज्यादा मात्रा में निकलेगा। जब ज्यादा मात्रा में HCl निकलेगा तो आपको पता है HCl कितना तेज होता है कि अगर उसको आप बाहर निकाल के चमड़ी पर डाल दो तो हमारी चमड़ी जल सकती है। अब हमारा जो आमाशय है,
अब इसको इस HCl से कौन बचाएगा? अगर ये जो, तो इसके लिए क्या होती है, ये श्लेष्मा ग्रंथियां होती है, वो श्लेष्मा निकालती है। क्या निकालती है? श्लेष्मा निकालती है। और ये श्लेष्मा इसके जो आमाशय की दीवार है इसके चारों तरफ उपस्थित होता है, जिसके कारण हमारे जो आमाशय है वो सुरक्षित रहता है, इस HCl अम्ल से क्या रहता है? सुरक्षित रहता है। तो आपको सबका काम पता होना चाहिए। पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। श्लेष्मा ग्रंथियां क्या करती है? श्लेष्मा का स्त्रावण करती है, जो आमाशय की दीवारों को क्या करती है? HCl अम्ल के प्रभाव से बचाती है। HCl अम्ल क्या करता है? यह भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है, जो पेप्सिन की क्रिया करने के लिए आवश्यक है। अगर पेप्सिन को क्रिया करना है, निष्क्रिय सक्रिय पेप्सिन ओजन में बदलने के लिए HCl की क्रिया आवश्यक है। तो आपको सीधा ये याद रखना है कि HCl अम्लीय माध्यम प्रदान करता है, जो भोजन की क्रिया के लिए आवश्यक है। अब आप देखना कि कभी कभी क्या हो जाता है कि अपन जब पेट में HCl ज्यादा मात्रा में बनने लगता है, तब अपन को क्या होती है? पेट में जलन होने लगती है, जिसको क्या बोलते हैं? एसिडिटी या अम्लीयता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अम्लीयता बोलते हैं। और इसके लिए अपन एंटा एसिड का प्रयोग करते हैं। क्या? एंटा एसिड, जिसके अंदर अपन क्या पीते हैं? जैसे ही पेट में HCl बढ़ने लगा, अम्ल है, तो अम्ल को खत्म करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? सार की। और दोनों मिला के क्या बनाएंगे? उदासीनीकरण अभिक्रिया हो जाएगी। और उसके लिए क्या चाहिए अपन को? अपन पीते इनो। इनो में क्या होता है? क्षार होता है। इसी प्रकार आता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी एंटा एसिड है। तो ये आप लिखना, एक तो है इनो और मैग्नीशियम MgOH का वोल्टेज, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये आप गुलाबी कलर की मेडिकल पर जो शीशी देखते हैं वो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो यहां पर पूरा समझ लिया हमने किसको? आमाशय को। वापस समझो, आमाशय क्या करता है? आमाशय में प्रोटीन का पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। आमाशय के अंदर क्या होती है? जठर ग्रंथियां। जठर ग्रंथियों में से 3 चीजें निकलती है। ठीक है, कौन कौन सी? और एक HCl, पेप्सिन, श्लेष्मा ग्रंथियां होती है। श्लेष्मा ग्रंथियों से निकलता है श्लेष्मा, जो क्या करते हैं? HCl से क्या करती है? इसकी दीवारों को बचाती है, आमाशय की दीवारों को। फिर है पेप्सिन एंजाइम, प्रोटीन का पाचन करता है। और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, ये सारी चीजें आपको लिखनी है ऐसे डैश करके, तो पूरा पाचन तंत्र आपको समझ में आ जाएगा। अब अपन यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, पूरा पाचन तंत्र समझने पर बाद में अपन 3D डायग्राम से भी इसको समझेंगे। ठीक है, अब ग्रीसिका के बाद में अपन कहां पर आ गए? ग्रीसिका से खाना आ गया आमाशय में। कहां पर आ गया? आमाशय में। ठीक है, आमाशय में आ गए। अब आमाशय में अपन को चीजें लिखनी है। अब आमाशय के अंदर 3 चीजें निकलती है, प्रोटीन का पाचन। ठीक है, पहला है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दूसरा है पेप्सिन, पेप्सिन क्या है? एंजाइम, तीसरा है श्लेष्मा। ये कहां से निकलती है? आमाशय के अंदर होती है जठर ग्रंथियां। क्या होती है? ये कहां से निकलते हैं? तो ये लिख देते हैं अपन, जठर ग्रंथियां। वहां से क्या निकलता है? HCl और पेप्सिन। और श्लेष्मा ग्रंथियां, आमाशय की जो दीवार होती है वहां पर होती है श्लेष्मा ग्रंथि। ये श्लेष्मा ग्रंथियां आप जब छोटी हाथ पढ़ोगे वहां पर भी आएगी। ठीक है, एंजाइम याद रखना है पेप्सिन। अब इन सब का काम लिख देते हैं। HCl का काम क्या लिख देते हैं? सीधा डायरेक्ट अपन लिखते हैं, क्या करता है? अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। ठीक है, अम्लीय माध्यम। दूसरा है पेप्सिन, क्या करेगा? प्रोटीन पाचन। श्लेष्मा क्या करेगा? श्लेष्मा करेगा आमाशय भित्ति की सुरक्षा, आमाशय भित्ति की सुरक्षा। ठीक है, अब यहां पर आप एक डैश करके और लिख देना, HCl जब ज्यादा मात्रा में होता है क्या होती है? एसिडिटी या अम्लता। ठीक है, फिर है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये आगे भी आएगा लेकिन यहां पर भी आप लिख देना। ठीक है, अब बढ़ते हैं आमाशय तक आ गए। आमाशय में क्या हुआ? HCl, पेप्सिन, श्लेष्मा, तीनों चीजें आपको समझ में आ गई। तो हमने पाचन तंत्र कहां तक पढ़ लिया? हमने भोजन को यहां तक लाया और यहां तक अपने 2 चीजों का पाचन कर लिया। किस किस का? हमने कर लिया कार्बोहाइड्रेट का और प्रोटीन का पाचन। अब यहां से आ गया भोजन अपना कहां पर? कि छोटी आंत के अंदर। ये जो आप देख रहे हो यहां से आकर ये आ गई छोटी आंत। ये जो बीच वाला जो सबसे लंबा भाग है ये है छोटी आंत। मैं आपको यहाँ पर 3D डायग्राम में बता देता हूँ किस प्रकार से, एक बार। ठीक है, अब देखो, ये है अपना पाचन तंत्र।
यहाँ पर ये वाला जो भाग है ये है मुख वाला भाग, ठीक है। अब ये जो चीजें दिख रही है ये है लार ग्रंथियां, ये कान के पीछे अपनी पेराइटेड ग्रंथि लार ग्रंथियां होती है। अब यहां से ये आ गया ईसोफेगस, क्या आ गया, ईसोफेगस। और यहां पर ये जो आप देख रहे हो ये है यकृत, ये क्या है, यकृत है, जिसका काम अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है, छोटी आंत के बाद, ठीक है। अब ये यकृत आ गया और ये आ गया अपना ये गुलाबी रंग का, ये है आमाशय, ये क्या है, ये है अपना आमाशय। अब आमाशय से खाना कहां पर जाएगा, ये आमाशय से खाना जाता है अपना छोटी आंत के अंदर। अब छोटी आंत से फिर खाना जाएगा बड़ी आंत के अंदर, ठीक है। और ये जो यकृत है, पित्ताशय है, अग्नाशय है, यहां से रस का स्त्रावण होता है, वो सारे छोटी आंत में ही आते हैं। अब अपन देखते हैं पूरा एक बार वापस से पाचन तंत्र ऊपर से, ठीक। अब देखो ये आगे से आ गई, ईसोफेगस आ गई, यकृत आ गया, आमाशय आ गया, ठीक है, छोटे आंत। अब पीछे से देखो, याद देखो आमाशय का कनेक्शन कहां पर हो रहा है, सीधा देखो छोटी आंत के अंदर हो रहा है कनेक्शन, ठीक है। और छोटी आंत का बड़ी आंत के साथ कनेक्शन हो रहा है। ये वापस इसको घूमने दो एक बार। अब देखो, ये देखो, जब मैं आपको यकृत पढ़ाऊंगा तब भी ये काम आएगा। ये जो अपना देखो यहाँ पर आ गया आमाशय, ये पीछे वाला भाग पीछे से दिख रहा है कि ये आ गया अपना आमाशय। इस आमाशय का कनेक्शन कहां से हो रहा है, देखो छोटी आंत से हो रहा है। अब छोटी आंत से छोटी आंत का यहाँ पर देखो कनेक्शन कहां से हो रहा है, बड़ी आंत से, और बड़ी आंत से यहाँ से होता है गुदा हुआ गुदा द्वार से बाहर निकलता है। अब ये जो आपको संरचना दिख रही है ये है अपना अग्नाशय। ये क्या है, अग्नाशय, ये भी एक ग्रंथियां होती है। जहां जब अपन ये पढ़ेंगे कि अंतःस्त्रावी तंत्र पढ़ेंगे, वहां पर बहिस्त्रावी और अंतःस्त्रावी तंत्र में ग्रंथियां होती है, तो ये होती है अग्नाशय, ठीक है। और ये है यकृत। अब ये यकृत है और अग्नाशय, इन दोनों का कनेक्शन देखो, यकृत से जो रस बनते हैं वो आती है साइड में, यहाँ पर जो थैली दिख रही है ये है पित्ताशय। यहाँ से यकृत से जो रस बनते हैं वो पित्ताशय में इकट्ठे होते हैं, और पित्ताशय का कनेक्शन कहां से होता है, या छोटी आंत से, ठीक है। और इस अग्नाशय ग्रंथि है, इसका भी कनेक्शन कहां से हो रहा है, छोटी आंत से। तो जो यकृत है और अग्नाशय, इनका जो रस है वो भी कहां पर जाता है, छोटी आंत के अंदर जाता है, ठीक है। आशा करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। देखो यहां पर जो ये आपको दिख रहा है ये है क्या है अपना अग्नाशय, सॉरी ये है यकृत। और यकृत के अंदर एक छोटी ग्रंथि होती है जिसको बोलते हैं पाचन पित्ताशय, ठीक है। और पीछे की तरफ होता है ये वाला, या ये जो आप दिख रहे हैं ये है अग्नाशय ग्रंथि। अब जो अग्नाशय है और यकृत है, ये सारा अपना रस किसमें डालते हैं, छोटी आंत के अंदर डालते हैं। तो अब देखो यहां पर अपन लिख देंगे कि आमाशय। अब आमाशय से खाना नीचे कहां पर जाएगा, तो यहां पर अपन लिख देते हैं दूसरे पेज पर, आमाशय से खाना आएगा अपने कहां पर, छोटी आंत के अंदर। कहां पर, छोटी आंत के अंदर, ठीक है। अब छोटी आंत, हमारी जो छोटी आंत है इसका व्यास तो भले कम होता है, नाम इसका छोटी है, लेकिन यह हमारे पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग है। पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग क्या है, यह है छोटी आंत, पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग, ठीक है। पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग क्या है, छोटी आंत है। अब यहां पर मैंने आपको दो चीजें बताई थी, क्या कि यकृत है और अग्नाशय, दो चीज क्या है, एक है यकृत, इनको मैं साइड में लिखता हूं, ठीक, यकृत है, और एक है पित्ताशय, ठीक है, और एक है अग्नाशय। ये क्या ग्रंथि है, मैंने आपको बताया अग्नाशय कहां पर होता है और यकृत कहां पर होता है, देख लो एक बार वापस। ये है क्या, ये है अपना यकृत, और ये है अपनी यहां पर अग्नाशय ग्रंथि, ये क्या है, ये है अग्नाशय ग्रंथि, और यहां पर है पित्ताशय, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। अब हमारी जो छोटी आंत है, ये एक पाचन तंत्र का ऐसा भाग है जहां पर कार्बोहाइड्रेट का पाचन तो होगा, प्रोटीन का भी पाचन होगा, और साथ ही साथ वसा का भी पाचन होता है। अब अगर आपको ऐसा पूछे कि पाचन तंत्र का ऐसा कौन सा भाग है जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा तीनों का पाचन होता है, तो वो है अपनी छोटी आंत। तो यहां पर आप लिख देना कि यहां पर तीन चीजों का पाचन होता है, किसका, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन
और वसा, ठीक है, तीनों का पाचन होता है। अब किस किस प्रकार से होता है वो अपन देखते हैं, ठीक है। अब ये जो छोटी आंत है, इस छोटी आंत के अंदर ही तीन चीजें आके मिलती है। कहां से? अब इससे पहले अपन समझ लेते यकृत को, ठीक है। अब यकृत का काम क्या है? वैसे तो यकृत का बहुत सारे काम है। यह एक बहिस्त्रावी ग्रंथि है, ठीक है। ये मिश्रित ग्रंथि है, बहिस्त्रावी अंतःस्त्रावी दोनों का काम करती है। अब ये यकृत है, ये पाचन तंत्र में इसका काम क्या है कि ये बनाता है पीतरस। क्या बनाता है? ये बनाता है पीतरस। पीतरस क्या होता है कि जैसे प्रोटीन है और कार्बोहाइड्रेट ये तो सरल होते हैं, लेकिन जो वसा होती है, वसा क्या होती है? बड़ी बड़ी गोलिकाओं के रूप में होती है। क्या होती है? बड़ी बड़ी गोलिकाओं के रूप में होती है। अब इसका आसानी से पाचन नहीं होता, इस पर एंजाइम आसानी से क्रिया नहीं कर सकते। तो अब इनको क्या करना पड़ेगा? इस वसा को छोटी छोटी गोलिकाओं में इसको तोड़ना पड़ेगा, जिससे इसका क्या होगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाएगा और इस पर एंजाइम आसानी से क्रिया कर सकते हैं और इसका पाचन हो सकता है। अब वसा के पाचन के लिए भी एक अलग से एंजाइम है, ठीक है। आप इन एंजाइम को अच्छे से याद रखना। तो यहां पर देखो पीतरस है, इसका सिर्फ काम क्या है कि वसा की बड़ी गोलियां है इनको छोटा करना है, यही काम है पीतरस का। और पीतरस का निर्माण कौन करता है? यकृत। अगर आपको पूछे कि पीतरस का निर्माण कहां पर होता है, तो आपको बोलना है यकृत के अंदर। कहां पर होता है? यकृत या लीवर के अंदर अपने किसका निर्माण होता है? पीतरस का निर्माण होता है। अब ये जो यकृत है, ठीक है, और देखो पिताशय, पिताशय से नाम ही क्या दे? पिताजी है, ठीक है, और यकृत इसका बेटा, ये सोच लो। अब बेटा जो कमा रहा है वो लाके किसको देगा? वो देगा पिताजी को, ठीक है। तो यकृत ने क्या कमाया? पीतरस बनाया इसने, और ये पीतरस किसको दे दिया इसने? पिताशय। तो ये पिताशय का काम क्या है कि यह काम करता है, जो यकृत ने पीतरस बनाया है उसका संचय कहां पर होता है? पिताशय में होता है। तो यहां पर पीतरस का संग्रहण होता है। तो पीतरस आकर कहां पर इकट्ठा हो जाता है? यकृत ने जो पीतरस बनाया वो आ गया पिताशय के अंदर, और ये पिताशय नाम है पिताशय। और आंत देखो फीमेल है, ठीक है, नाम में क्या है? आंत फीमेल है। तो पिताजी के पास कौन है? ये माताजी है इसकी। तो पिताजी, बेटे ने जो कमाया वो दे दिया पिता को, और पिताजी ने सीधा कहां पर भेज दिया? छोटे आंत के पास भेज दिया। तो जो पीतरस है वो बनाया किसने? यकृत ने। इकट्ठा कहां पर हुआ? पिताशय में, और चला कहां पर गया? इसको वापस कहां पर भेज दिया? छोटी आंत के अंदर भेज दिया। देखो तो छोटी आंत में क्या आ गया? पीतरस आ गया। अब छोटी आंत में दूसरी चीज क्या हो गई? ये है अग्नाशय ग्रंथि। अब इस अग्नाशय ग्रंथि से रस निकलता है, जिसको अग्नाशय रस बोलते हैं। क्या होते हैं? अग्नाशय रस, ठीक है। अब इस अग्नाशय रस का काम क्या है? तो इस अग्नाशय रस के अंदर, अग्नाशय ने निर्माण किसका किया? अग्नाशय रस का। और इस अग्नाशय रस के अंदर होता है एंजाइम। कौन कौन से? दो एंजाइम होते हैं। कौन कौन से? दो एंजाइम होते हैं, वो आपको याद रखना है। कौन कौन से? पहला है ट्रिप्सिन। मैंने आपको बताया था ट्रिप्सिन आएगा। क्या आएगा? ट्रिप्सिन। एक तो ट्रिप्सिन, दूसरा है लाइपेज। क्या? लाइपेज, ठीक है। अब इनका काम क्या है? तो मैंने बताया देखो पेप्सिन, जहां पर सिन आ रहा है ट्रिप्सिन, तो ये मैक्सिमम प्रोटीन का पाचन करता है, ठीक है। ये याद रखने का तरीका, ऐसा कोई रूल्स नहीं है, ठीक है। तो ट्रिप्सिन क्या करता है? यह प्रोटीन का पाचन करता है, और बताने की जरूरत नहीं है, जब प्रोटीन का पाचन होगा तो क्या बनेगा? एमिनो अम्ल में ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो ट्रिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। और ये है लाइपेज। लाइपेज किसका पाचन करने का काम करेगा? लाइपेज काम करेगा वसा के पाचन का। किसका? दिख रहा है कलर? लाइपेज करेगा वसा के पाचन का काम करेगा। किसको? वसा को। और वसा का जब पाचन होता है, मैंने स्टार्टिंग पढ़ाया था, क्या बनता है? वसीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल बनता है। तो लाइपेज है वो वसा का पाचन करता है। अब देखो एंजाइम कौन कौन से है? सबसे पहला एमाइलेज, मुख के अंदर कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेगा, एमाइलेज लाके दे, ठीक है। फिर आपको अंदर कौन सा आया? पेप्सिन। पेप्सिन कहां पर निकलता है? आमाशय के अंदर। पाचन किसका करता है? प्रोटीन का। फिर है ट्रिप्सिन, कौन बनाता है? अग्नाशय ग्रंथि से निकलता है। पाचन किसका करता है? प्रोटीन का। अब देखो लाइपेज, लाइपेज करता है वसा का पाचन। याद रखने का तरीका क्या है कि अपने यहाँ पर देखो मारवाड़ में जो पीते हैं सर्दियों के दिन में पेजी पीते हैं, आपको पता होगा। तो पेजी पीते हैं हमारे यहाँ पर मारवाड़ में। तो पेजी बनती है घी की बनती है, और घी में क्या होती है? वसा। तो क्या लाके देते हैं इसको? लाइपेजी। क्या? लाइपेज दी, और किसके? पेज के अंदर क्या है? पेजी के अंदर वसा है, ठीक है। तो लाइपेज किसका पाचन करता है? वसा का पाचन करता है। तो लाइपेज है यह वसा का पाचन करता है।
ये एंजाइम आ गए दोनों। अब इनको कहां पर भेज दिया? अग्नाशय भाई किसका गुलाम है? छोटी आंत का। ठीक है, तो इसने भेज दिया ये भी छोटी आंत के अंदर। देखो तो छोटी आंत में कहां से चीजें आ गई? एक आ गई पीताशय से और एक आ गई अग्नाशय से। ये सारे रस आ गए और कहां पर मिल गए? छोटी आंत में। अब ये छोटी आंत थोड़ी कम है, ये खुद भी क्या करती है? ये खुद भी छोटी आंत होती है, इसके अंदर भी आंत्र ग्रंथियां होती है। क्या होती है? आंत्र ग्रंथि। इनमें से भी क्या निकलते हैं? रस निकलते हैं। ठीक है, जो पाचन का काम करते हैं। तो यहां पर देखो छोटी आंत में आंतरी रस आ गए। ठीक है, और पीत रस आ गए, अग्नाशय से लाइपेज, ट्रिप्सिन वगैरह ये सारे आ गए छोटी आंत के अंदर, और ये सारे मिलकर करेंगे पाचन। अब कैसे पाचन होता है वो अपन देखते हैं। खाना आ गया छोटी आंत में, तीन चीजें थी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। ठीक है, यहाँ पर एमएलएस वगैरह एंजाइम तो थे। अब यहां पर सबसे पहले वसा का मेन पाचन करना है प्रोटीन का। तो प्रोटीन का पाचन तो अग्नाशय रस आएंगे, वो कर देंगे प्रोटीन का पाचन, और क्या बना देंगे? एमिनो अम्ल बना देंगे। अब है लाइपेज, वसा का पाचन करना सबसे बड़ा काम है। तो जैसे ही यहां से पीत रस आएगा और वो क्या करेगा? वसा पे अटैक करेगा और उसको छोटी छोटी गुलिकाओं में बदल देगा। ठीक है, ये छोटी छोटी गुलिकाओं में किसने बदल दिया? पीत रस ने बदल दिया। और वहां पर क्या आ गया? ये लाइपेज एंजाइम, और लाइपेज एंजाइम ने क्या कर लिया? इसका पाचन करके वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल के अंदर बदल दिया। तो यहां पर प्रोटीन का भी पाचन हो गया, वसा का भी पाचन हो गया, और इसका प्रोटीन का भी, वसा का और ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट, तीनों का पाचन हो गया। कहां पर? छोटी आंत में। ये आंतरिक ग्रंथियां रस होता है, ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन का काम करते हैं। तो यहां तक तो पाचन का काम हो गया पूरा। अब बचा है सिर्फ जल वगैरह ये। तो ये हो गया छोटी आंत का काम। तो आपको क्या लिखना है? छोटी आंत है, आंत पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग है। यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा तीनों का पाचन होता है। यहाँ पर सबसे पहले यकृत पीत रस का निर्माण करता है, जो पित्ताशय में इकट्ठा होता है, और यहाँ से यह छोटी आंत में आ जाता है। पीत रस का काम वसा की जो बड़ी बड़ी गोलिकाएं होती है उनको छोटी छोटी गोलिकाओं में बदलने का कार्य होता है पीत रस के द्वारा। ठीक है, अग्नाशय से निकलने वाले अग्नाशय रस में लाइपेज तथा ट्रिप्सिन एंजाइम होते हैं। जो लाइपेज एंजाइम है वो वसा को किसमें बदल देते हैं? वसा को बदलते हैं वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदल देते हैं। और ट्रिप्सिन है वो क्या करते हैं? प्रोटीन को एमिनो अम्ल में बदलने का काम करता है। इस तरह प्रोटीन वसा तथा कार्बोहाइड्रेट तीनों का पाचन कहां पर हो जाता है? वो छोटी आंत में हो जाता है। तो यहां तक अपन को छोटी आंत का पूरा मैटर समझ में आ गया होगा आपको, छोटी आंत में काम हो। अब ये जो छोटी आंत है, अब ये खाना पच तो गया, अब ये कहां पर जाए? खाने की जरूरत कहां पर है? ठीक है, ये जो कार्बोहाइड्रेट, ये ग्लूकोज है, इसकी जरूरत कहां पर है? इनको हमारे कोशिकाओं के अंदर इसकी आवश्यकता है। अब ये कोशिकाओं के अंदर पहुंचेगी कैसे? तो ये इसके लिए अपन दूसरी पेन, रेड पेन से ले लेते हैं, इससे ले लेते हैं। ठीक है, अब यहां से ये जो खाना है, ठीक है, अब इसको पहुंचाना है कहां तक? शरीर की कोशिकाओं के अंदर। तो ये जो छोटी आंत होती है, इस छोटी आंत के अंदर बहुत ही छोटे छोटे रोम होते हैं, जिसको बोलते हैं दीर्घ रोम। क्या बोलते हैं? दीर्घ रोम। और ये दीर्घ रोम किससे जुड़े हुए होते हैं? रक्त वाहिकाओं से। ठीक है, अब ये दीर्घ रोम क्या करेंगे कि इन आवश्यक पोषक तत्वों को अवशोषित कर लेंगे और कहां पर पहुंचा देंगे? रक्त वाहिकाओं में, और रक्त वाहिकाओं से प्रत्येक कोशिकाओं तक भोजन चला जाएगा। तो ये हो गया भोजन का पाचन हो गया। और उसके बाद भोजन का सबसे पहले अंतःग्रहण किया, तो कितनी कितनी चीजें हो गई? सबसे पहले यहां पर देखो मैंने लिखा था, मुख में, सबसे पहले मुख के अंदर खाना लिया तो भोजन का क्या हो गया? अंतःग्रहण, अंतःग्रहण हो गया। और छोटी आंत तक आते आते हमने क्या कर लिया? इसका पाचन कर लिया। अंतःग्रहण के बाद क्या हो गया? पाचन की प्रक्रिया। और पाचन के बाद अब हो रहा है अवशोषण। क्या हो रहा है? अवशोषण। जो अपना खाना पच गया उसको क्या कहां तक पहुंचाना है? कोशिका का। तो ये हो गया यहां पर अवशोषण। ठीक है, अब ये दीर्घ रोम कैसे होते हैं मैं आपको एक वीडियो में बता देता हूं। ठीक है, किस प्रकार से ये दीर्घ रोम है वो जाते हैं और खाने का पाचन करते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखो आप, इस वीडियो में आप देखना, ये जैसे ही खाना खाया, मुंह ने चबाया, चबाने के बाद कहां पर गया? ये गया आमाशय के अंदर। आमाशय के अंदर सारे रस निकले, कौन कौन से? यहां पर निकले एसीएल अम्ल है, पेप्सिन है, यहां से गया छोटी आंत के अंदर। कहां पर गया? छोटी आंत के अंदर। छोटी आंत के अंदर ये देखो, ये जो संरचना आपको दिख रही है,
ये जो आपको ये छोटी आंत के अंदर ये जो ये दिख रही है ये रोम ये छोटे छोटे दीर्घ रोम दिख रहे हैं, ये दीर्घ रोम संरचना क्या कहलाती है? यही क्या करती है? यही पोषक तत्वों का अवशोषण करते हैं। तो ये क्या है? दीर्घ रोम। ये इस प्रकार की देखो संरचना है। और ये किससे जुड़ी हुई होती है? ये जुड़ी हुई होती है किससे? ये रक्त वाहिकाओं से जुड़ी होती है और वहां से सीधा कहां पर भोजन अपने कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है, जो आवश्यक पोषक तत्व है वो। ठीक है, अब देखो दीर्घ रोम गया। अब दीर्घ रोम से ये क्या किया? भोजन का अवशोषण हो गया और अवशोषण होने के बाद ये सारे दीर्घ रोम संरचना देखो, अवशोषण होने के बाद बड़ी आंत में गया, बड़ी आंत में जल का अवशोषण हो जाता है और फिर मल त्याग हो जाता है। तो आपको दीर्घ रोम समझ में आ गया होगा कैसे। ठीक है, एक बार इस वीडियो में अपन देख लेते हैं खाना किस प्रकार से गया और कहां पर आया। ठीक है, यहां पर देखो, यहां पर देखो सबसे पहले खाना आ गया यहां पर। ठीक है, यहां से खाना आ गया छोटी आंत के अंदर। देखो ये छोटी आंत के अंदर आ गया, यहां से छोटी आंत से होता हुआ खाना कहां पर जा रहा है? ये आ गया खाना बड़ी आंत के अंदर। छोटी आंत में पूरा घूमेगा खाना, पाचन क्रिया होगी और उसके बाद में आएगा बड़ी आंत में। और बड़ी आंत में आते ही क्या होगा? बड़ी आंत में आते ही जल का अवशोषण का काम होगा बड़ी आंत में। ठीक है, और फिर सीधा त्याग हो जाएगा और यही पर पाचन तंत्र अपना पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो अब लेते हैं अपन छोटी आंत वाले मैटर को लिख लेते हैं। शायद लिख लिया हमने। ये देखो लाइपेज वगैरह सारा समझ में आ गया। अब दीर्घ रोम ने रक्त वाहिका में, ठीक है, अब ये क्या करेगा? अवशोषण। क्या है? अवशोषण। अब छोटी आंत से खाना कहां पर जाएगा? छोटी आंत से मैंने बताया आपको खाना कहां पर जाएगा? बड़ी आंत के अंदर। ये था अपना पाचन तंत्र। यहां पर अपने छोटी आंत का काम निपटा दिया। अब आएगा यहां पर पाचन तंत्र, यहां पर बड़ी आंत में। ठीक है, ये आ गया बड़ी आंत में यहां पर। अब यहां पर बड़ी आंत में आप देखना कि यहां पर एक छोटी संरचना होती है। ठीक है, उसको अपन अभी समझते हैं। बड़ी आंत लिख देते पहले। छोटी आंत से खाना आएगा कहां पर? बड़ी आंत के अंदर। इसको अपन अगले पेज पे लेते हैं। ठीक है, बड़ी आंत के अंदर। ठीक है, यहां पर लिख देते हैं अपन बड़ी आंत। अब ये बड़ी आंत होती है, इसकी लंबाई तो कम होती है लेकिन इसकी चौड़ाई ज्यादा होता है। और बड़ी आंत में सबसे बड़ा काम होता है क्या? विटामिन और जल का अवशोषण। विटामिन और जल का अवशोषण। तो जल के अवशोषण का कार्य कहां पर होता है? आपको पूछे कि जल के अवशोषण का कार्य कहां पर होता है, तो आपको बताना है बड़ी आंत के अंदर। जल के अवशोषण का काम कहां पर होता है? तो वो होता है बड़ी आंत के अंदर। जल और विटामिन का अवशोषण बड़ी आंत के अंदर होता है। अब ये जो बड़ी आंत इस प्रकार की संरचना होती है, ऐसे इस प्रकार की जो संरचना होती है वो बड़ी आंत। ये लास्ट वाला बुद्धा वाला। अब यहां पर है वो एक छोटी सी कई किसी किसी की संरचना होती है। अब इसको बोलते हैं कर्मी रूपी परिशिका। कर्मी रूपी परिशिका। अब कर्मी रूपी परिशिका क्या होती है? जिसको बोलते हैं एफेंडिक्स भी बोलते हैं अपन। क्या बोलते हैं? एफेंडिक्स। मैक्सिमम आप देखते हो कि एफेंडिक्स का ऑपरेशन कराया इसके। तो एफेंडिक्स क्या होती है कि यह एक छोटी आंत में अपने क्या होता है कि जब अपन भोज्य पदार्थों को खाते हैं तो यहां पर एक छोटा सा गड्ढा होता है। इस एपेंडिक्स का काम क्या था कि पहले जो अपन क्या अवशेषीय अंग है, ये क्या है? एक अवशेषीय अंग है। कर्मी रूपी परिशिका क्या है? अवशेषीय अंग। अवशेषीय अंग क्या होते हैं कि जब मानव पहले से आ रहा था तब उसके अंदर, शरीर के अंदर, जैसे मानव के अंदर अपने यहाँ पर पूंछ वाला भाग था, पहले मानव के पूंछ थी, तो यहाँ पर जो पूंछ अंकल दाढ़ है अपने यहाँ पर, तो ये पहले मांस का सेवन करता था, इसके लिए अक्कल दाढ़ था। फिर इसका प्रयोग होना बंद हो गया तो धीरे धीरे इसके जेनेटिक्स में से अक्कल दाढ़ चली गई। ठीक है, तो ये अक्कल दाढ़ अपने अंदर क्या है? एक अवशेषी अंग है, अवशेष के रूप में बचा हुआ है। इसी प्रकार ये कर्मी रूपी परिशिका, ये भी अवशेषी अंग है। ये क्या काम आती थी? यह जो सेल्यूलोज का पाचन है, सेल्यूलोज के पाचन के काम में आती थी। इसके अंदर सेल्यूलोज का, पहले मानव क्या खाता था? घास फूस की रोटियां वगैरह यही खाता था मैक्सिमम। तो इसके लिए सेल्यूलोज के पाचन के लिए क्या ये अवशेषी अंग काम करता था, कर्मी रूपी परिशिका। ठीक है, लेकिन अब इसमें इसका उपयोग नहीं रहा, इसके लिए अवशेषी अंग के रूप में है। अब इसमें क्या होता है? मैक्सिमम टाइप जब इसमें के अंदर क्या चले जाते हैं, जो
अपशिष्ट पदार्थ वगैरह इसमें जमा हो जाते हैं तो फिर इसमें बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो जाता है, जिसके कारण क्या होते हैं, डॉक्टर इसको कृमि रूपी परिशिका को या अपेंडिक्स को काट के अलग कर लेते हैं सर्जरी के माध्यम से, लेकिन इसका हमारे शरीर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये क्या है, कृमि रूपी परिशिका। आपको पूछे कि मानव के पाचन तंत्र में अवशेषीय अंग के रूप में क्या विद्यमान है, तो आपको लिखना कृमि रूपी परिशिका या अपेंडिक्स क्या है, एक अवशेषीय अंग के रूप में है। ठीक है, तो यहां पर अपन लिख देंगे एक पॉइंट बना के, क्या है, यहीं पर एक साइड में लिख देते हैं कृमि रूपी परिशिका। ठीक है, और क्या है ये, अवशेषीय अंग। देखो रटने से कोई मतलब नहीं है, आप पूरा समझो कि कहां से होकर क्या क्या होता है। ठीक है, अब बड़ी आंच से खाना आता है कहां पर, अपने मल द्वार, सॉरी यहां पर आप लिख लो, यहां से खाना आता है कहां पर, गुदा का, और यही से क्या होता है, अपशिष्ट पदार्थों का त्याग हो जाता है। जो अपशिष्ट बचा हुआ अपच भोजन है, अपशिष्ट अपच का त्याग हो जाता है, और इसके लिए होता है जो अपने आंत्र, जो बड़ी आंत की परिशिका है उनके माध्यम से क्या हो जाता है, इसका बहिक्षेपण हो जाता है। यहां पर क्या होती है, बहिक्षेपण ग्रंथियां यहां पर होती है, दूसरी पेन से लिखते हैं अपन, बहिक्षेपण गुदा अवरोधनी। बहिक्षेपण गुदा अवरोधनी क्या काम करती है कि जिस प्रकार से अपन शौच, जब अपन को जाना होता है तभी अपन जाते हैं, तो मल त्याग को नियंत्रित करता है कि यह खाना अपशिष्ट पदार्थ आके बड़ी आंत के अंतिम भाग में गुदा द्वार, यहाँ पर अपना जो मल द्वार होता है वहां पर आके इकट्ठा हो जाता है, और ये बहिक्षेपण गुदा अवरोधनी है, इसके द्वारा क्या होता है कि नियंत्रित किया जाता है कि मल त्याग कब करना है वो। ठीक है, तो इस प्रकार से अपना पूरा पाचन तंत्र काम किया। देखो सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा, जीवा पढ़ा, जीवा से मुख, मुख के अंदर ग्रीशिका, ग्रीशिका से खाना कहां पर आया, आमाशय के अंदर, आमाशय से कहां पर गए अपन, छोटी आंत में, छोटी आंत से आए बड़ी आंत में, और बड़ी आंत से कहां पर, गुदा द्वार से होते हुए खाने को बाहर निकाल दिया। तो क्या कर दिया, खाने को त्याग भी कर दिया, पाचन भी कर लिया और अवशोषण भी कर लिया। ठीक है, अब अपन पूरा जो अपन ने लिखा है, आपको ये कीवर्ड ही याद रखने और इसी से अपना आंसर फॉर्मेट करना है पूरा। ठीक है, क्या क्या करोगे, सबसे पहले स्टार्टिंग में से अपन लिखते हैं। ठीक है, आप लिखोगे कि आपको पहला प्रश्न पूछेगा पाचन तंत्र क्या है, तो आपको लिखना है कि जटिल भोज्य पदार्थों को सरल भोज्य पदार्थों में बदलने की क्रिया ही क्या कहलाती है, पाचन कहलाती है। इसके लिए मानव में एक सुव्यवस्थित तंत्र होता है जिसको पाचन तंत्र कहते हैं। इसमें विभिन्न अंग होते हैं, और फिर आपको अंग लिख देने, कौन कौन से आपको याद होगा तो सिर्फ लिख देंगे, मुख है, मुख के अंदर फिर डैश करके दांत, जीवा, फिर लिख देंगे कि पाचन तंत्र के कौन कौन से भाग हैं, तो फिर आपको लिखना है क्या, ग्रीशिका, इसोफेगस, फिर आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, फिर है गुदा द्वार, ये लिख दिया आपने आमाशय के अंग। ठीक है, फिर आपको लिखना है कि पाचन की क्रिया विधि लिखिए, तो आपको सीधा आंसर लिखना है, अपन कहां से स्टार्ट करेंगे, यहां से। ये भी प्रश्न आपको पूछते हैं, देखो जटिल भोज्य पदार्थ पाचन सरल में, कार्बोहाइड्रेट क्या ग्लूकोज में, तो आपको ये खाली जगह दे देते हैं एमाइलेज एंजाइम, प्रोटीन का एमिनो अम्ल में, तो यहाँ पर आप पेप्सिन लिखो, पेप्सिन कहां पर, आमाशय में। ठीक है, फिर है क्या, ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन भी क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। वसा में आप यहाँ पर लिखो लाइपेज, ये सारे एंजाइमों को आप नाम याद रखना। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। फिर आगे अपन यहाँ पर, अब आपको लिखे कि पाचन की क्रिया विधि को लिखनी है, तो आप लिखोगे कैसे कि सबसे पहले जब अपन भोजन का अंतःग्रहण मुख में करते हैं तो भोजन को दांत के द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में बदला जाता है, जिससे भोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम क्रिया आसानी से होती है। फिर जीभ के द्वारा भोजन को मतने का क्रिया की जाती है, और इसमें लार ग्रंथियों से निकलने वाली लार को अच्छे से भोजन में मिलाया जाता है। लार में एमाइलेज एंजाइम होता है जो कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलने का काम करता है, और मुख में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। फिर आपको लिखना है कि मुख से भोजन ग्रीशिका या इसोफेगस की क्रमाकुंचन गति द्वारा आमाशय में पहुंचता है, लिख दिया। फिर आमाशय की जठर ग्रंथियों से HCl, पेप्सिन एंजाइम तथा श्लेष्मा ग्रंथियों से श्लेष्मा निकलता है। HCl भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है जो पेप्सिन की क्रिया के लिए आवश्यक है। पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है और श्लेष्मा आमाशय भित्तियों की HCl से सुरक्षा करता है।
शरीर में ज्यादा मात्रा में HCl से एसिडिटी या अम्लता की समस्या होती है। फिर आमाशय से आ गया भोजन छोटी आंत में। आमाशय से भोजन छोटी आंत में पहुंचता है। छोटी आंत में यकृत से निर्मित पीत रस जो पित्ताशय में इकट्ठा होता है वो छोटी आंत में आता है, तथा अग्नाशय से निर्मित अग्नाशय रस भी छोटी आंत में आता है। छोटी आंत में लाइपेज, ट्रिप्सिन तथा विभिन्न एंजाइमों के माध्यम से वसा पीत रस है वो वसा को छोटी छोटी गुलिकाओं में बदलने का काम करता है, तथा लाइपेज माध्यम से वसा को वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदला जाता है। ट्रिप्सिन एंजाइम के माध्यम से प्रोटीन का पाचन होता है। फिर छोटी आंत में उपस्थित दीर्घरोम के द्वारा सरल भोज्य पदार्थों का अवशोषण किया जाता है और इसमें उपस्थित रक्त वाहिकाओं में भेज दिया जाता है, जिससे शरीर की कोशिकाओं में इसको पूर्ति की जाती है। छोटी आंत से भोजन बड़ी आंत में प्रवेश करता है, वहां पर अतिरिक्त जल का या जल का अवशोषण का कार्य होता है। जल अवशोषण के बाद बचा हुआ अपच भोजन गुदा द्वार में पहुंचता है, जहां पर बही अक्षेपण गुदा अवरोधनी के द्वारा मल का त्याग कर दिया जाता है। और यही है पाचन की पूरी क्रियाविधि। ठीक है, आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये 3 पेज है, इनका आप भले आप स्क्रीनशॉट ले लो या इस तरीके से आप बना लेना, तो कुछ भी इसमें से पाचन तंत्र में आपके छूटेगा नहीं। ठीक है, इस प्रकार से ये तो हमने पाचन तंत्र पूरा 2D डायग्राम से 3D डायग्राम से साथ साथ में पूरा लिख भी लिया है, और किस प्रकार से इसको शॉर्ट में आपको लिखना है। इसका आप चाहो तो इसको छोटे से पेज में पूरा ऐसे बना सकते हो और आंसर अपना पूरा याद रख सकते हो। ठीक है, रटने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको अच्छी वीडियो लगी हो तो अरावली पाठशाला को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और मिलते हैं अगले क्लास में, जहां पर अपन पढ़ेंगे श्वसन तंत्र। मानव में किसको पढ़ेंगे? श्वसन तंत्र को पढ़ेंगे। अब ये देखो, खाना यहाँ पर पच गया है। अब श्वसन तंत्र में अपन क्या करेंगे कि खाना गया, अब इससे ऊर्जा का निर्माण किस प्रकार से होगा? तो जो भोजन पदार्थ गया, ग्लूकोज गया है, अब उस ग्लूकोज को क्या करना है? अपन को तोड़ना है, और ग्लूकोज से अपन को क्या करना है? ATP के रूप में ऊर्जा उत्पादित करनी है। उसके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी, और उसमें अपन पढ़ेंगे श्वसन तंत्र। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।